नमस्कार मित्रों, डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 आज मैं आप सभी के सामने लाया हूं। इससे पहले भाग में मैंने आप सभी को डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में बताया था और आज मैं इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला को बताने जा रहा हूं। ये काफ़ी यूजफुल है, इसे आप कंप्लीटली देखेंगे और उस पर आप ध्यान देंगे, आप किसी भी कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करो। देखो, आप सबसे पहले मैं एरिया के बारे में बताना चाहता हूँ। एरिया किसी भी सरफेस का आप लीजिए या किसी भी स्ट्रक्चर का आप एरिया निकालोगे, उसमें लेंथ 2 बार आते हैं, इसलिए एरिया इक्वल लेंथ इनटू लेंथ लिखा हुआ। और यदि आप एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो एरिया की, तो जाहिर है कि यह जो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है यह आपको लिखाएगा L पावर 2, क्योंकि इसमें लेंथ 2 बार आए। लेंथ कितने बार है? 2 बार है, इसलिए L पावर 2 यह लिखाएगा। इसकी एसआई यूनिट अगर आप देखते हैं, एसआई यूनिट बहुत इजी होगा, क्योंकि एरिया में लेंथ 2 बार है, एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होता है। वॉल्यूम चाहे आप किसी भी स्ट्रक्चर का निकालोगे तो वॉल्यूम में लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, लेंथ 3 बार मल्टीप्लाई होते हैं, इसे इसमें लेंथ इंटू लेंथ है। और अगर आप वॉल्यूम की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हो तो ये लीजिए, आप वॉल्यूम यह लिखाएगा L पावर 3। आप चाहो तो एरिया के लिए ये भी लिख सकते हो कि M पावर 0, L पावर 2, T पावर 0, ये भी लिख सकते हो। उसी तरह से वॉल्यूम के लिए आप लिख सकते हो कि M पावर 0, L पावर 3, T पावर 0 भी आप लिख सकते हो। ये रहा डायमेंशन फॉर्मूला। एसआई यूनिट, वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होगा यहाँ पर लिखाएगा मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब यहाँ लिखाता है, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ 3 टाइम्स आते हैं। अगला देखें, डेंसिटी या हम लोग पूरा नाम अगर यहाँ देखें तो मास डेंसिटी, यानी मास की जो डेंसिटी होगा उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये जो मास डेंसिटी, ये मास डिवाइड वॉल्यूम आता है। और अगर आप इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हो तो ये लीजिए, आप आसानी से निकालो, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए L पावर 3, तो यह हो जाएगा आपका कैपिटल M, ये रहा L पावर -3, ये रहा डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप T लिखोगे तो T पावर आपको 0 लिखना पड़ेगा। अगर आप T को यूज करते हो तो ये रहा M, L पावर -3, T पावर आप 0 लिखोगे। एसआई यूनिट, डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी एसआई यूनिट होगा। डेंसिटी की जो प्रैक्टिकल यूनिट है बच्चों, जिसका कि प्राय यूज किया जाता है, वो आप देखें, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट को ग्राम पर सीसी कहते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूनिट, डेंसिटी की प्रैक्टिकल यूनिट को कहा जाता है ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। पर सीसी मीन क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आप बोलते हैं। अब ये जो ग्राम पर सीसी है और ये जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसके बीच का रिलेशन जानना बेहद जरूरी है। ये लीजिए, आप मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 ग्राम पर सीसी होता है, ये 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। जैसे वाटर जो हमारा फेमिलियर मटेरियल है, वाटर, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होता है, जिसे 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप बोलो। नेक्स्ट देखिए, स्पीड। बच्चों, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है, इसलिए आप देखोगे यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम है। स्पीड की निकाल लो, आप खुद ही निकालो, पॉज करो, निकालो, खुद से सॉल्व करो, बेहतर होगा। डिस्टेंस में लेंथ होता था m, टाइम में t, डेट मीन l t पावर -1। अगर आप इसमें m लाओगे तो m पे पावर आपको 0 देना है, ये रहा l t पावर -1। इसका यूनिट
इजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, दैट मीन मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। आप इसे कैलकुलेट करो, इसकी डायमेंशनल फार्मूला को, ये रहा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में भी लेंथ होता बच्चों, तो L बाय T, तो फिर ये LT पावर -1, जिसे आप m पावर 0 LT पावर -1 आप लिख सकते हो। SI यूनिट देखें, मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट हो गया। बच्चों एक खास बात जो आपको याद रखना है वो ये कि ये जो स्पीड है और ये जो वेलोसिटी है, इस दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम है और दोनों के SI यूनिट भी बिल्कुल सेम होता है। नेक्स्ट देखा, मोमेंटम, जिसका पूरा नाम लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम का कंप्लीट नेम लीनियर मोमेंटम, या मास इनटू वेलोसिटी होता है, या क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम की आप निकालो, ये देखो मोमेंटम के लिए क्या लिखा जाएगा, ये देखो बच्चों क्या है, मास, तो मास के लिए कैपिटल M, वेलोसिटी के लिए अभी तुरंत आपने पढ़ा LT पावर -1, तो मोमेंटम का हो जाएगा MLT पावर -1 SI यूनिट, SI यूनिट। मास के लिए किलोग्राम, L फॉर लेंथ मीटर, T फॉर टाइम दैट मीन पर सेकेंड, यानी इसकी जो SI यूनिट होता है वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, और इसके SI यूनिट को न्यूटन सेकेंड भी कहा जाता है। ये कैसे होगा, जस्ट मैं आपको ये भी क्लियर करने जा रहा हूँ, आप देखें। इम्पल्स, जिसका पूरा नाम लीनियर इम्पल्स है, ये फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है। ये इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट होता है। तो आप इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालो, ये रहा इम्पल्स। फोर्स के लिए MLT पावर -2 और टाइम के लिए T आप लिखोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने में ये रहा MLT पावर -1 होगा, क्योंकि -2 और +1 तो ये -1 हो जाएगा। SI यूनिट आप लिखें, SI यूनिट अगर आप यहाँ से लिखते हो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, तो वो जगह न्यूटन सेकंड, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। और अगर आप डायमेंशनल फार्मूला से तो यहाँ से यह लिखाएगा आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप देख ले बच्चों, ये जो लीनियर मोमेंटम है और ये जो इम्पल्स है, इस दोनों की जो डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसे भी आप याद रखोगे, जो काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसकी SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जिसको न्यूटन सेकंड बोलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर हो जाता है। अगला देखें आप बच्चों, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल होता है। ये लो आप निकालो, खुद निकालो, खुद निकालो। आप वीडियो पॉज करके कलम चलाओ, नोटबुक पे कलम जितनी ज्यादा चलेगी, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतने फायदे मिलेंगे। तो मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी LT पावर -1, टाइम इंटरवल तो T, तो हो गया LT पावर -2। अगर आप इसे चाहो तो M पावर 0 LT पावर -2 आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन के लिए। SI यूनिट, एक्सेलरेशन की SI यूनिट अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ देखिए L फॉर लेंथ दैट इज मीटर, T फॉर टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसके SI यूनिट होता है। फोर्स, अगला क्या है, फोर्स, ये मास और एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट है, आप अच्छी तरह जानते हो। निकालो आप फोर्स की, एक ही बार में ये कैलकुलेट हो जाएगा। मास के लिए M और एक्सेलरेशन का आपने जस्ट निकाला है LT पावर -2, यानी MLT पावर -2 फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हुआ। SI यूनिट बच्चों, फोर्स के SI यूनिट को न्यूटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूटन।
न्यूटन को कैपिटल एन से संकेत किया जाता है। अब आप सोचें कि 1 न्यूटन जो था ये कितना होगा, तो 1 न्यूटन को यहाँ से आप लिख सकते हो m4 मास, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, L4 लेंथ तो मीटर, T4 टाइम तो सेकेंड, यानी 1 न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टॉर्क, जिसे कि मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है और कपल ऑफ फोर्स भी कहते हैं हम लोग। तो ये जो टॉर्क है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो आप निकालोगे टॉर्क के लिए बहुत आसानी से निकलेगा, ये रहा आपका टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है एल, फोर्स यानी एम एल टी पावर -2, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा आपका एम एल पावर 2 टी पावर -2। ये रहा आपका टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। और आप एसआई यूनिट लिखो, एसआई यूनिट आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मीटर और फोर्स के लिए न्यूटन, तो न्यूटन मीटर आप कह लो, या अगर आप यहाँ से लिखोगे यह लिखेगा किलोग्राम मीटर पावर 2 मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड पावर -2 यानी पर सेकेंड स्क्वायर। तो टॉर्क की एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, या उसे आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आप कह सकते हो। वर्क, वर्क जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसे भी आप निकाल लो। ये आ रहा वर्क, फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, तो फाइनल रिजल्ट ये रहा एम एल पावर 2 टी पावर -2। तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वह होता है एम एल पावर 2 टी पावर -2। अब इसकी एसआई यूनिट आप देखो, तो बच्चों वर्क की जो एसआई यूनिट होता है उसे कहा जाता है जूल, जूल कहा जाता है, जूल कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 1 जूल कितना होगा, तो आप लिखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो 1 जूल इक्वल 1 न्यूटन मीटर, तो आप कहोगे ही कहोगे। साथ ही साथ आप यहाँ से लिख सकते हो, इसे आप कह सकते हो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये होगा। एनर्जी, एनर्जी इक्विवेलेंट टू वर्क होता है, एनर्जी वर्क का इक्विवेलेंट होता है। इसमें तो ज्यादा देर लगाओ ही नहीं, बिल्कुल आसान हो गया ये रहा एनर्जी। वही जो वर्क के लिए डेट मीन एम एल पावर 2 टी पावर -2, सेम ऐसा यूनिट भी बिल्कुल सेम, ये लीजिए आप ऐसा यूनिट को आप जूल कह सकते हो, ऐसा यूनिट को आप न्यूटन मीटर कह सकते हो, या ऐसा यूनिट को आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी आप कह सकते हो। ये रहा टॉर्क, वर्क और इनर्जी। और अब सबसे खास बात जो आपको याद रखना है वो देखिए आप बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो टॉर्क, वर्क और इनर्जी, इस तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बच्चों। ये भी पूछता है कि किस पेयर के डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल इक्वल हैं, उस पेयर में अगर टॉर्क, वर्क और एनर्जी आ गया तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखें बच्चों, अगला है पावर, अगला है पावर। पावर जो कि वर्क बाय टाइम होता है, तो पावर के आप निकालो तो आप क्या करोगे, ये लो आप वर्क के लिए लिखोगे एम एल पावर 2 टी पावर -2, टाइम के लिए लिखोगे टी, तो फाइनल रिजल्ट ये रहा एम एल पावर 2 टी पावर -3, तो -2 है और नीचे से आपका एक टी डिवाइड होकर के जाएगा तो -3 हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट आप देखो, एसआई यूनिट, तो बच्चों पावर के एसआई यूनिट को बोला जाता है वाट, कहा जाता है वाट, संकेत में कैपिटल डब्ल्यू हम लोग लिखते हैं। और 1 वाट जो होगा बच्चों, 1 वाट ये 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल हो जाता है, क्योंकि तो वर्क का जूल और टाइम से डिवाइड करो तो पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। इसे आप यह भी लिख सकते हो 1
किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आप ये भी कह सकते हो। तो 1 वाट मीन 1 जूल पर सेकंड, दैट मीन 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था वो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो ये लीजिए आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो मास के लिए m, डिस्टेंस के लिए l और स्क्वायर तो ml पावर 2। बहुत इजी, बिल्कुल आसान। ऐसा यूनिट, इसकी SI यूनिट लिखो तो m फॉर मास दैट मीन किलोग्राम, l फॉर लेंथ तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट होता है। अगला है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो बच्चों ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है ये एक डिस्टेंस होता है, या एक डिस्टेंस होता है। तो जाहिर है कि रेडियस ऑफ जाइरेशन का अगर आप लिखोगे तो बहुत आसान, कुछ है नहीं, ये रहा आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या लिखोगे, डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा l। अगर आप सजाना चाहते हो तो m0 m पावर 0 l t पावर 0 आप लिखो। इसका यूनिट जाहिर है कि लेंथ है, इसका यूनिट जो होगा इसका वो हो जाता है मीटर। मीटर। वेवलेंथ, वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस होता है, वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस होता है। तो आप क्या लिखोगे, ये रहा वेवलेंथ। वेवलेंथ इसके लिए भी l होगा और ऐसा यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर। मीटर। एंगल, बच्चों एंगल जो था वो आर्क और रेडियस दोनों की अनुपात होता है, आर्क और रेडियस दोनों का अनुपात होता है, रेशियो होता है, आर्क और रेडियस का रेशियो होता है। तो यदि आप एंगल का डायमेंशनल फार्मूला निकालते हो, ये लो आप एंगल, आर्क में लेंथ होता है l, रेडियस में भी लेंथ होता है l, ये हो गया 1, यानी ये बच्चों आप चाहो तो इसे लिख सकते हो m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, डेट मीन डायमेंशन लेस। तो बच्चों ये जो एंगल होता है या डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है, यह डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। जो गड़बड़ी थी मैंने ठीक कर दिया। अब आइए एंगल के बाद सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों ये एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर सॉलिड एंगल एक सरफेस के द्वारा बनता है। तो ये लीजिए आप निकाल लो सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का आप निकालो, बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत इजी। एरिया l पावर 2, रेडियस स्क्वायर l पावर 2, तो बच्चों ये भी 1, डेट मीन m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी यह भी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस। तो ये जो एंगल है ये डायमेंशन लेस है, सॉलिड एंगल ये भी डायमेंशन लेस। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये जो एंगल और सॉलिड एंगल ये तो डायमेंशन लेस है तो इसका यूनिट नहीं होता। जी नहीं, यूनिट होता है बच्चों, यूनिट होता है। एंगल की एसआई यूनिट को कहा जाता है रेडियन, एंगल की एसआई यूनिट को कहा जाता है रेडियन। रेडियन RAD सिंबल में आप लिखते हो। और ये जो सॉलिड एंगल है इसके एसआई यूनिट को बुलाता है ST रेडियन। क्या कहा जाता है बच्चों, ST रेडियन, ST रेडियन इसे कहा जाता है, ST रेडियन। और इसका जो सिंबल होता है SR। क्या होता है SR। अगला देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी स्पीड ऑफ लाइट का ये रेशियो है। तो जाहिर है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बच्चों, ये देखिए ये डायमेंशन लेस हो गया। क्या हो गया, डायमेंशन लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, दैट मीन LT पावर -1 बाय LT पावर -1, तो फिर आप 1 कहिए
या फिर वही आपको जानकारी है m0 l पावर 0 t पावर 0 that mean dimension लेस यानी डायमेंशन लेस है बच्चों, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये यूनिट लेस भी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको कि रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, RD से इसको लिखते हैं, R फॉर रिलेटिव, D फॉर डेंसिटी। तो किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी से जब डिवाइड किया जाता है तो वह उस मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। निकालिए, नहीं दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ये रहा रिलेटिव डेंसिटी। तो बच्चों डेंसिटी ऊपर में भी है, तो डेंसिटी डेट मीन ml पावर -3, ये भी हो जाएगा ml पावर -3, तो फाइनल 1। अब आप समझ गए होंगे सर क्या लिखने वाले, यानी m पावर 0 l पावर 0 t पावर 0, यानी यह भी डायमेंशन लेस है, यह भी डायमेंशन लेस, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता है। यूनिट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप ये कह सकते हो यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि यह यूनिट लेस होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता, यह डायमेंशन लेस भी और यूनिट लेस भी है। अगला है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी यह एक टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, तो जाहिर है कि जो टाइम का होगा वही होगा, ये आप लिख लो टाइम पीरियड। आप टी लिखोगे और एसआई यूनिट सेकेंड, टाइम पीरियड की एसआई यूनिट क्या लिखा जाएगा, सेकेंड। अगला देखिए बच्चों, अगला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो तो वो 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। तो आप निकालो, तेरा फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी 1 बाय टाइम पीरियड डेट मीन 1 बाय टी, यानी टी पावर -1, और अगर आप m लाना चाहते हो तो 0, l लाना चाहोगे तो 0 और टी पावर -1। फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट बच्चों, फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट आपको लग रहा होगा इसे पर सेकंड लिखना चाहिए, लेकिन इसके एसआई यूनिट बोला जाता है हर्ट्ज, SHZ बोला जाता है। सिंबल होता है HZ, कैपिटल H और Z स्मॉल। वेलोसिटी ग्रेडियंट बच्चों, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर, उसे कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसलिए dv/dx लिखा है, या यूं कहिए कि वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ये लीजिए वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी के लिए lt पावर -1, डिस्टेंस के लिए l, तो बच्चों ये भी t पावर -1 ही हो गया, जिसे आप m पावर 0 l पावर 0 t पावर -1 लिख सकते हो। अब इसकी जो एसआई यूनिट है बच्चों, इसकी जो एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट को बोलते हैं पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो पर सेकेंड इसके लिए भी लिख सकते थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के लिए एसआई यूनिट को पार्टिकुलर नाम दिया गया जिसे हर्ट्ज बोला जाता है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए पर सेकेंड हम लोग बोले। एंगुलर वेलोसिटी, यह एंगल और टाइम का रेशियो होता है, यानी एंगल और टाइम का जो अनुपात होता है उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। निकालिए आप, ये रहा एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है और टाइम t, तो फाइनली ये भी t पावर -1, तो जिसे भी आप कह सकते हो m पावर 0 m पावर 0 t पावर -1। SI यूनिट, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट को कहा जाता है रेडियन पर सेकंड। इसलिए बच्चों क्योंकि एंगल जो ये डायमेंशन लेस जरूर है, लेकिन एंगल के SI यूनिट होता है रेडियन, इसलिए रेडियन, और टाइम के लिए सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसकी SI यूनिट हो गया। और एक खास बात जो आपको दिख रहा होगा
ये जो फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है और एंगुलर वेलोसिटी है, इस तीनों का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। अगला देखें, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन जो था वो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होता है, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। निकालिए, बिल्कुल आसान, एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए टी पावर -1, फिर टाइम से ही डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा टी पावर -2, जिसे आप m पावर 0, l पावर 0, t पावर -2 बोलोगे। इसकी जो SI यूनिट होता है बच्चों, SI यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन की SI यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकेंड, फिर आपने टाइम से डिवाइड किया तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसकी SI यूनिट हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी की प्रोडक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो बहुत आसान हो गया ये भी, ये लीजिए आप, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का आप लिख रहे हो। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने पढ़ा है ml पावर 2 होता है और एंगुलर वेलोसिटी के लिए t पावर -1, ये हो जाएगा ml पावर 2 t पावर -1 ऐसा यूनिट। इसकी SI यूनिट को आप यहाँ से लिखो, क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम की जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है इसकी SI यूनिट। प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। ये लीजिए प्लैंक कांस्टेंट का, प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी दैट मीन m l पावर 2 t पावर -2 और फ्रीक्वेंसी दैट मीन t पावर -1। तो फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने आएगा ये रहा m l पावर 2 t पावर -1, क्योंकि ये जो -1 ऊपर जाएगा तो फिर ये +1 हो जाएगा, तो t पावर -2 +1 दैट मीन t पावर -1। SI यूनिट देखिए बच्चों, SI यूनिट बहुत इजी है। एनर्जी के लिए आप कहोगे जूल और बाय फ्रीक्वेंसी है तो जूल सेकेंड इसकी SI यूनिट हो जाए। नेक्स्ट फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बच्चों ये फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये दोनों ही फोर्स और लेंथ का रेशियो होता है। निकाल लीजिए, बहुत इजी, ये रहा फोर्स कांस्टेंट। फोर्स बाय लेंथ है तो फोर्स के लिए तो आप जानते हो m l t पावर -2 बाय लेंथ l, दैट मीन m t पावर -2 इसकी डायमेंशनल फार्मूला हो गया। SI यूनिट लिखिए, इसकी जो SI यूनिट हुआ वो हुआ न्यूटन पर मीटर। क्यों बच्चों, क्योंकि फोर्स को आप लेंथ से डिवाइड करो, तो फोर्स के लिए न्यूटन और लेंथ के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर SI यूनिट हो गया। सरफेस टेंशन, यह भी फोर्स और लेंथ का रेशियो ही होता है, लेकिन ये वाटर सरफेस पर होता है, तो ये लीजिए सरफेस टेंशन। फोर्स के लिए m l t पावर -2 लेंथ से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो फाइनल फिर वही आ रहा है m t पावर -2। SI यूनिट फिर वही न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स को लेंथ से डिवाइड किया जा रहा है। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी तो लिक्विड सरफेस के यूनिट एरिया का जो एनर्जी होता है उसको सरफेस एनर्जी बोलते हैं, इसलिए यह एनर्जी बाय एरिया हो जाता है। निकालिए,
सरफेस एनर्जी, एनर्जी के लिए आप क्या लिखोगे, एम एल पावर 2 टी पावर -2, और एरिया के लिए एल पावर 2। तो फाइनल रिजल्ट तो फिर वही पहुंच रहा है, यानी एम टी पावर -2, एम टी पावर -2। अगर आप इसकी एसआई यूनिट लिखेंगे, ये भी बिल्कुल इजी। एनर्जी बाय एरिया है, एनर्जी के लिए जूल और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट हो गया। एक खास बात जो आप देखोगे यहाँ बिल्कुल नजर आएगा कि फोर्स कांस्टेंट, सरफेस टेंशन और ये सरफेस एनर्जी, इस तीनों का डायमेंशनल फार्मूला बिल्कुल सेम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो बच्चों ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये फोर्स बाय रेडियस इनटू वेलोसिटी, खुद निकालो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एटा के द्वारा डिनोट किया गया है। एटा एन मत समझिएगा, ये लीजिए फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2, रेडियस के लिए एल, और फिर वेलोसिटी के लिए एल टी पावर -1। देख लीजिए बच्चों, यहाँ एम तो रहेगा और एल, ये एल कैंसिल हो गया, तो इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो एल पावर -1 और टी पावर -1। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम एल पावर -1 टी पावर -1 होता है। ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट बिल्कुल इजी है। इसके ऐसा यूनिट को आप क्या कहोगे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। यहाँ से लिखिए किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, आप इसके ऐसा यूनिट बोलोगे। स्ट्रेन, बच्चों ये जो स्ट्रेन होता है ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है। जैसे कोई भी वायर है, अगर उसमें आप खींचते हो उसके एंड को, तो उस वायर की लेंथ में परिवर्तन हो जाता है, तो उसकी लेंथ में जो परिवर्तन हुआ वो चेंज इन लेंथ, और फिर उसके ओरिजिनल लेंथ दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है स्ट्रेन, उसे कहते हैं स्ट्रेन। तो चेंज इन लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ एल, तो फिर ये 1 हो गया। फिर समझ गए होंगे आप, यहाँ पर m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 कहेंगे, यानी यह डायमेंशन लेस है, या क्या है, डायमेंशन लेस। तो बच्चों ये जो स्ट्रेन होता है या डायमेंशन लेस होता है, और यूनिट के बारे में आप कहेंगे कि यूनिट डजंट एग्जिस्ट, यूनिट डजंट एग्जिस्ट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो स्ट्रेन की डायमेंशनल फार्मूला m0 l0 t0 डायमेंशन लेस है और इसकी कोई यूनिट नहीं होता है। अगला देखिए स्ट्रेस। बच्चों ये जो स्ट्रेस है यह फोर्स और एरिया है, स्ट्रेस जो होता है वो फोर्स और एरिया का रेशियो होता है, यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है वो आपका स्ट्रेस होता है। खुद निकालो, बहुत इजी है। आप कभी कभी वीडियो को पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो। तो फोर्स के लिए आप क्या लिखोगे, एम एल टी पावर -2, एरिया के लिए एल पावर 2, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा एम एल पावर -1 टी पावर -2। ऐसा यूनिट फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का रेशियो होता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, या शियर मॉडुलस, तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या शियर मॉडुलस, ये सभी स्ट्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है।
निकाल लो आप, ये रहा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का आपने पढ़ा एम एल पावर -1 टी पावर -2, और ये जो स्ट्रेन है ये डायमेंशनलेस 1, तो फाइनल रिजल्ट तो आप समझ गए होंगे, यानी एम एल पावर -1 टी पावर -2 ऐसा यूनिट। फिर वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो कि स्ट्रेस का है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब प्रेशर, प्रेशर यह भी फोर्स ऑन यूनिट एरिया ही होता है, प्रेशर भी फोर्स ऑन यूनिट एरिया होता है, निकाल लीजिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। प्रेशर, प्रेशर फोर्स यानी एम एल टी पावर -2, एरिया एल पावर 2, तो फाइनल रिजल्ट आपके सामने में हाजिर है, ये एम एल पावर -1 टी पावर -2 ऐसा यूनिट। तो बच्चों प्रेशर की ऐसा यूनिट को प्रायः पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल। सिंबल में कैपिटल P और A हम लोग लगाते हैं, और ये जो पास्कल बच्चों यह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बाय एरिया है। और खास बात आप बिल्कुल देखो, गौर करो, यहाँ पर स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और प्रेशर तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम। अगला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि फोर्स इनटू डिस्टेंस बाय मास स्क्वायर के बराबर होता है। एक फॉर्मूला आप पढ़ते हो, F इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसी के आधार पर G को आप निकालोगे, तेरा फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय मास स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। कैलकुलेट कीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स के लिए एम एल टी पावर -2 और डिस्टेंस स्क्वायर है एल पावर 2, और फिर नीचे आप देखिए मास का स्क्वायर है एम पावर 2, और फाइनल रिजल्ट निकालिए तो ये आपका हो जाएगा एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2। तो बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन थोड़ा बार बार पूछता है, जो एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर -2 है। इसके साथ यूनिट यहीं से लिख लीजिए। अगर आप वहां से लिखना चाहते हो तो ये रहा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, आप इसकी ऐसा यूनिट बोलेंगे। हीट, हीट के बारे में बताते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, तो जाहिर है कि हीट बोलो या हीट एनर्जी बिल्कुल वही जो कि एनर्जी का, दैट मीन एम एल पावर 2 टी पावर -2 ऐसा यूनिट। तो एनर्जी के जितने भी फॉर्म होता है उन सभी के लिए होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो जूल लिखेंगे। लेकिन हीट की जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी जानकारी आप जरूर रखो। हीट की प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है बच्चों, इसे कहा जाता है कैलोरी। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैलोरी, संकेत में CAL। तो हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, इसलिए हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला वही, जो एनर्जी का ऐसा यूनिट वही जो एनर्जी का यानी जूल, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट हीट का कैलोरी कहलाता है। यहाँ पर कैलोरी मैंने लिख दिया। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट यह हीट एनर्जी और मास का रेशियो होता है। ये लीजिए लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए m l पावर 2 t पावर -2, मास के लिए m। तो फाइनल रिजल्ट आपको दिख गया होगा l पावर 2 t पावर -2 फाइनल रिजल्ट। अब इसकी जो ऐसा यूनिट आप लिखोगे बच्चों, ये लीजिए आप ऐसा यूनिट, इसकी ऐसा यूनिट हीट एनर्जी के लिए
जूल, और मास के लिए किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम इसकी एसआई यूनिट होता है। प्रैक्टिकल यूनिट में हम लोग बोलते हैं कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होता है। चलिए मैं ये भी लिख देता हूँ आपके लिए, प्रैक्टिकल यूनिट भी मैं लिख देता हूँ। प्रैक्टिकल यूनिट, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो होता है कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या मैंने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर निकालो, बहुत इजी। ये रहा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट, तो हीट के लिए m l पावर 2 t पावर -2 डिवाइड मास, मास के लिए m, और फिर टेम्परेचर के लिए थीटा। तो फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल M, नहीं रहेगा बच्चों, M तो कट जाएगा, M तो कट जाएगा, इसलिए आप बताइए ये M नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल नहीं लिखाएगा यार, M नहीं लिखाएगा, यह लिखाएगा L पावर 2 t पावर -2 थीटा पावर -1, थीटा पावर -1। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डायमेंशन फॉर्मूला है L पावर 2 t पावर -2 थीटा पावर -1, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट हीट के लिए जूल, मास के लिए किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इसकी प्रैक्टिकल यूनिट हुआ। अगर इसकी सॉरी एसआई यूनिट, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट हो गया जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अगर इसकी प्रैक्टिकल यूनिट निकालोगे तो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये रहा प्रैक्टिकल यूनिट। इसके प्रैक्टिकल यूनिट को बोला जाता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी, जिसको कि थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है, आप इसे देखिए, थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है इसे, थर्मल कैपेसिटी। तो यह हीट बाय चेंज इन टेम्परेचर बच्चों, तो बहुत आसानी से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। यह हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट यानी m l पावर 2 t पावर -2, और फिर ये चेंज इन टेम्परेचर थीटा, तो ये आपका आसान हो गया, m l पावर 2 t पावर -2 थीटा पावर -1। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हीट के लिए हो गया आपका जूल, चेंज इन टेम्परेचर के लिए पर केल्विन, जूल पर केल्विन इसकी एसआई यूनिट हो गया। बोल्टमैन कांस्टेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर इसके बारे में पूछा जाता है, और ये एनर्जी बाय टेम्परेचर, एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है, निकाल लीजिए। बोल्टमैन कांस्टेंट एनर्जी m l पावर 2 t पावर -2, टेम्परेचर तो थीटा, तो फिर फाइनल रिजल्ट वही, यानी m l पावर 2 t पावर -2 और थीटा पावर -1, थीटा पावर -1। एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट को एनर्जी के लिए जूल और ये रहा जूल पर केल्विन ही कहा जाता है। और आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये जो हीट कैपेसिटी है और ये जो बोल्टमैन कांस्टेंट है, इन दोनों का भी डायमेंशन फार्मूला बिल्कुल सेम। अगला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन के लिए ये 1 बार टेम्परेचर हो जाता है बाय फार्मूला। इसे अल्फा के द्वारा हम लोग प्राय दिखाते हैं, तो मैं यहाँ सिंबल ही यूज कर लेता हूँ, काफी लंबा नाम है।
तो 1/थीटा, दैट मीन थीटा पावर -1। अगर आप सबको लाना चाहते हो इकट्ठा करो तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, थीटा पावर -1। ऐसा यूनिट पर केल्विन, ब्रैकेट पर डिग्री सेल्सियस। स्टीफन कांस्टेंट, ये जो बच्चों स्टीफन कांस्टेंट ये हीट बाय टाइम इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर पावर 4 होता है, टेम्परेचर पावर 4। स्टीफन कांस्टेंट को सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए निकाल रहा हूँ स्टीफन कांस्टेंट। सबसे पहले इसमें हीट के लिए क्या लिखोगे, m l पावर 2 t पावर -2। उसके बाद टाइम ये रहा t, एरिया l पावर 2 और टेम्परेचर पावर 4 है तो यहाँ पर आपको थीटा पावर 4 लगाना है। अब आप सही करो, ये रहा m, ध्यान से देखिए l पावर 2 और l पावर 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ t पावर -2 और t से डिवाइड करेंगे तो t पावर -3 और थीटा पावर -4। तो ये जो स्टीफन कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन फॉर्मूला m t पावर -3 थीटा पावर -4 होता है। SI यूनिट खुद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो आप, ये जो हीट एक एनर्जी बाय टाइम तो ये हो जाता है पावर, तो हम कहेंगे वाट। एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो केल्विन पावर -4 यानी वाट पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर फोर्थ केल्विन, पर फोर्थ पावर केल्विन हो जाता है। ये रहा आपका 43। नेक्स्ट देखिए, अगला है विन्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये जो विन्स कांस्टेंट होता है ये वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर होता है, वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर, बिल्कुल इजी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। लीजिए विन्स वेवलेंथ में लेंथ होता है ये ना लेंथ l, और टेम्परेचर के लिए थीटा l इंटू थीटा। सजाओगे तो फिर आप लिख सकते हो कि m पावर 0, l t पावर 0 और ये रहा आपका थीटा। SI यूनिट लेंथ के लिए मीटर और टेम्परेचर के लिए केल्विन, मीटर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है बच्चों, इसे देखें। ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है ये होता है हीट एनर्जी इनटू लेंथ बाय टाइम बाय एरिया इनटू टेम्परेचर। कैलकुलेट कीजिए थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिखोगे, हीट एनर्जी के लिए m l पावर 2 t पावर -2, लेंथ से आप मल्टीप्लाई करो ये रहा l, नीचे आइए टाइम के लिए t, एरिया के लिए l पावर 2 और टेम्परेचर के लिए थीटा। तो फाइनल क्या आ रहा है आपको बच्चों, देखिए फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, m बहुत अच्छा, l पावर 2 l पावर 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर एक l बच जाता है, ये रहा l, और t पावर -3 हो जाएगा, आप खुद देख लीजिए, और ये थीटा पावर -1 यानी m l t पावर -3 थीटा पावर -1। ये रहा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। अब SI यूनिट ये लीजिए, फिर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। देखिए हीट एनर्जी बाय टाइम ये पावर हो गया तो ये हो जाता है वाट। ये रहा लेंथ यानी मीटर, और मीटर स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं तो वाट पर मीटर, और फिर टेम्परेचर के लिए केल्विन, तो वाट पर मीटर पर केल्विन इसके SI यूनिट होता है इसका, थर्मल कंडक्टिविटी का। और ये लीजिए अगला है गैस कांस्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आप समझ गए। और ये जो गैस कांस्टेंट होता है ये तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम डिवाइड नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर। ये लीजिए गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट
प्रेशर के लिए तो आप जानते हो m l पावर -1 t पावर -2। वॉल्यूम के लिए आप जानते हो l पावर 3। नंबर ऑफ मोल्स है तो इसके लिए तो आप मोल ही लिखेंगे बच्चों। और ये जो टेम्परेचर है तो इसके लिए आप लिखेंगे केल्विन, और सॉरी थीटा, थीटा लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? थीटा। मैं सुधार देता हूँ, आप इसके लिए लिखेंगे थीटा। और फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए, ये क्या हो गया, m l पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 + 3 तो l पावर 2, t पावर -2, और फिर थीटा पावर -1, और ये मोल पावर -1। यानी इसमें 5 क्वांटिटीज आ चुके हैं गैस कांस्टेंट में, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे क्वांटिटी यहाँ पर हैं। अब इसकी एसआई यूनिट क्या लिखा जाना चाहिए? सोचिए सोचिए सोचिए। ये देखिए आप यहाँ पर आप गौर से देखो, ये जो आप देख रहे हैं m l पावर 2 t पावर -2, यह एक एनर्जी हो गया। m l पावर 2 t पावर -2 एनर्जी, इसे कहेंगे जूल। और ये जो टेम्परेचर है तो उसके लिए केल्विन, तो जूल पर केल्विन और पर मोल, यानी जूल पर केल्विन पर मोल इसकी एसआई यूनिट होता है किसका? गैस कांस्टेंट का। तो ये रहा बच्चों आपको 46 इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला को मैंने आपके सामने रखा, उसे मैंने बताया किस प्रकार से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करना, याद मत करना, रटना मत, आप इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के द्वारा ये आपका खुद हो जाएगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं। और भी जो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको मैं अगले लेक्चर में आपको उसे लाऊंगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, सारे डायमेंशनल फार्मूला आपको पता चल सके। और उसके बाद आप देखना डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड सवाल कितना आसानी से बनता, बिल्कुल इजी से बनेगा। तो थैंक यू बच्चों, आप देखते रहें, फिजिक्स पाठशाला के द्वारा दिए गए वीडियो को लगातार देखेंगे और आप आराम से सफलता को अर्जित करो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।